हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ वेक्टर स्पेस क्या होता है, हम उसको क्यों पढ़ना चाहिए, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन फ़िलहाल इस वीडियो लेक्चर में करते हैं बात। एंड आने वाले वीडियो लेक्चर में हम वेक्टर स्पेस के बारे में आगे पढ़ेंगे। सो वेक्टर स्पेस क्या होता है उससे पहले थोड़ी बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। वेक्टर स्पेस नाम में दिख रहा है, क्या दिख रहा है? वेक्टर और स्केलर। तो मुझे पता है व्हाट इज़ वेक्टर। वेक्टर ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है, और स्केलर के पास क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो थोड़ा वेक्टर के बारे में हम बात करते हैं। तो वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी है। तो वेक्टर वन डायमेंशनल वेक्टर भी होता है जिसके पास सिर्फ एक डायरेक्शन होगी। सपोज एक्स डायरेक्शन में उसकी अगर कोई वेक्टर होगा तो हम उसे आई कैप से डिनोट करते हैं। आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। सेम जे कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, एंड के कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस। तो इस तरह से अगर वन डायमेंशनल वेक्टर रहा तो विद हेल्प ऑफ आई जे के हम वन डायमेंशनल वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं। टू डायमेंशनल वेक्टर भी हमें पता है। टू डायमेंशनल वेक्टर में आई और जे दो दो यूनिट वेक्टर होंगे, दो डायरेक्शंस होंगे, दो डायमेंशंस होंगे। तो इस तरह से हम टू डायमेंशनल वेक्टर हम डिफाइन कर सकते हैं, थ्री डायमेंशनल वेक्टर हम डिफाइन कर सकते हैं। टू डायमेंशनल अगर कोई सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, टू डायमेंशनल वेक्टर सारी बेसिक बातें आपको पता होगी। कोई अगर पॉइंट रहा मेरे पास x1, y1, तो p पॉइंट है, तो ओरिजिन से p पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये होता है इसका पोजीशन वेक्टर, जिसे हम लिखते हैं x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, आपको पता होगा। और इसका मैग्नीट्यूड होता है √x1² प्लस y1 स्क्वायर। ये आपको सारी बातें पता होगी वेक्टर्स के बारे में। तो इस तरह से हम उसका पोजीशन वेक्टर मैग्नीट्यूड पता करते हैं। तो वेक्टर्स वन डायमेंशनल होते हैं, टू डायमेंशनल होते हैं, थ्री डायमेंशनल। व्हाट इज़ मीन बाय दिस? तो वेक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई डायमेंशन दिया रहा तो उसमें अगर कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी पोजीशन पता करने के लिए वेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो उसी तरह से टू डायमेंशनल में कोई अगर पॉइंट दिया रहा तो इस तरह से उसकी पोजीशन डिफाइन करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करेंगे कि ओरिजिन से वो कितनी दूरी पे है। थ्री डायमेंशनल में अगर कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उस हिसाब से हम उसकी पोजीशन और मैग्नीट्यूड पता करेंगे। लेकिन फोर्थ डायमेंशन एग्जिस्ट करता है क्या? थ्री डायमेंशन तक तो हमें पता है कि ह्यूमन आई भी अगर सारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो सब ऑब्जेक्ट 3D में होते हैं, वो थ्री डायमेंशनल सारे ऑब्जेक्ट हम अपने आंखों से देख सकते हैं। हमारे सराउंडिंग में भी सारे 3D के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन फोर डायमेंशन एग्जिस्ट करता है क्या? जस्ट इमेजिन, फोर डायमेंशन होता है, फोर डायमेंशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में पता नहीं। फोर डायमेंशन हमें टाइम एज अ फोर डायमेंशन कंसिडर करते हैं। साइंटिस्ट ऐसा लोग मानते हैं कि टाइम एज अ फोर डायमेंशन होगा, लेकिन फोर्थ डायमेंशन एक्चुअल में एग्जिस्ट करता नहीं, एक तो हमें नहीं पता। ऐसे ही टेंथ डायमेंशन भी कहीं ना कहीं होगा, सपोज ऐसे होगा nth डायमेंशन। ऐसे n डायमेंशन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते होंगे हमारे अर्थ पे। तो हमें फ़िलहाल तो थ्री डायमेंशन तक की पता है बिकॉज ह्यूमन हैव सम लिमिटेशंस। तो लेकिन कहीं ना कहीं फोर्थ डायमेंशन भी एग्जिस्ट करता होगा, 10 डायमेंशन भी एग्जिस्ट करता होगा, n डायमेंशंस भी कहीं ना कहीं, यानी कि n डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते होंगे इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में। तो 10 डायमेंशन तक भी लिखने का कुछ एक मीनिंग था मेरा। 10 डायमेंशन के बाद फिर n डायमेंशन तक। तो ऐसे अलग अलग डायमेंशन में सारे ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं और उसके बारे में हमें पता करना है। तो फोर्थ डायमेंशन में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है क्या? आपने एक ये क्लीन बॉटल करके देखा होगा शायद, इसे KLEIN क्लीन बॉटल। ये बॉटल फोर्थ डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है, फोर्थ डायमेंशन में। और अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग 10th डायमेंशन तक होते हैं, 10 डायमेंशन तक एग्जिस्ट करते हैं, ये प्रूफ हो चुका अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिंग थ्योरी। तो 10th डायमेंशन तक भी 10 डायमेंशन होते हैं, ये हमने स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो उसी तरह n डायमेंशन भी कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते होंगे, हमें नहीं पता, बट एग्जिस्ट तो करते होंगे कहीं ना कहीं। तो इसीलिए हम n डायमेंशन में अगर कोई वेक्टर रहा तो उसको किस तरह से हम उसकी स्टडी किस तरह से करेंगे वो देखेंगे। हम हमेशा तो कोशिश करेंगे कि हम सारी चीज़ों को जनरलाइज करें। अगर n डायमेंशन तक मैं सब कुछ थ्योरम से प्रॉपर्ली देख पाया
वो प्रॉपर्टी 10 डायमेंशन के लिए भी सेटिस्फाइड करेगी, वही 4 डायमेंशन के लिए भी, 3 डायमेंशन के लिए भी, 2 डायमेंशन के लिए भी, सबके लिए सेटिस्फाइड करेगी। तो मैथ्स में हमेशा यही करेंगे कि हम सारी चीज़ों को जनरलाइज करने का कोशिश करेंगे। तो हम n डायमेंशन, अगर इन जनरल अगर n डायमेंशनल मेरे पास वेक्टर्स दिए रहे, यानी कि n डायमेंशंस अगर हो मेरे पास, तो उसमें अगर कोई पॉइंट रहा तो वो पॉइंट यानी कि सारे जो वेक्टर्स रहेंगे उन वेक्टर्स की स्टडी करना है मुझे, तो इसकी स्टडी की जाती है वेक्टर स्पेस में, इसकी स्टडी वेक्टर स्पेस में की जाती है। ठीक है, ये बात हुई सम वेक्टर्स की, वेक्टर क्या होता है उसके बारे में। इन जनरल हमें इन डायमेंशनल वेक्टर की स्टडी करनी है। ठीक है, उसी तरह स्केलर्स भी होते हैं। स्केलर्स के बारे में हमें क्या होता है, स्केलर्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। व्हाट इज़ मीन बाय मैग्नीट्यूड, तो कोई भी रियल नंबर रहा, अगर 1 2 3 4 ये कोई भी रियल नंबर रहा, वो सारे स्केलर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होते। तो मेरे पास ऐसे दो सेट रहेंगे हमेशा, एक वेक्टर का सेट रहेगा और एक स्केलर का सेट रहेगा। स्केलर के सेट को मैं फील्ड के एलिमेंट्स भी कहूँगा या फिर स्केलर्स भी कहूँगा। तो एक स्केलर का सेट रहेगा या फिर एक फील्ड का सेट रहेगा। ठीक है, जिसमें सारे स्केलर्स मौजूद होंगे, वेक्टर स्पेस सेट में सारे वेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर जो वेक्टर का सेट होगा उसमें सिर्फ सेम डायमेंशनल के वेक्टर्स प्रेजेंट रहेंगे। अगर मैं V2 कंसिडर करता हूँ तो सब 2 डायमेंशनल वेक्टर, 2 डायमेंशनल वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, x, y 2 डायमेंशनल वेक्टर में 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, वेयर x, y बिलोंग्स टू फील्ड, यानी कि x, y तो रियल नंबर्स रहेंगे, और रियल नंबर्स कहाँ से आएंगे, फील्ड से आएंगे। तो इस तरह से 2 डायमेंशनल वेक्टर, जितने भी 2 डायमेंशन में वेक्टर्स होंगे उसको हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो 2 डायमेंशन का ही सेट होगा या फिर 3 डायमेंशन का ही सेट होगा। इसी तरह ऐसा नहीं होगा कि 2 डायमेंशन के वेक्टर के सेट में 3 डायमेंशन भी कोई वेक्टर रहेगा, नहीं। सेट जो रहेगा वो सेम डायमेंशन के सारे वेक्टर्स रहेंगे, उसी का सेट रहेगा। फील्ड के कोई एलिमेंट्स रहेंगे, तो ये दोनों मिलाकर वेक्टर स्पेस बनाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के हमारा वेक्टर स्पेस बनेगा। तो ऐसे तो नहीं बनेगा वेक्टर स्पेस, इन दोनों को कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ते हैं। जो वेक्टर स्पेस मतलब कि जो वेक्टर का जो सेट बनेगा, उस सेट को कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी, तभी जाके हम कहेंगे कि वो सेट ऑफ वेक्टर्स है, वो वेक्टर स्पेस कहेगा। तो कंडीशंस थोड़ा बाद में देखते हैं, उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स देखते हैं जो हमें पता होने चाहिए वेक्टर स्पेस के लिए। ओके, तो अभी हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो आपको पता होने चाहिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर मुझे वेक्टर का सेट बनाना है, यानी कि जो हम सेट लिखते हैं वेक्टर का, अगर 1 डायमेंशनल वेक्टर का सेट रहा तो उसे हम V1 से शो करेंगे, इसमें सारे 1 डायमेंशनल वेक्टर रहेंगे। V2 से शो करेंगे अप टू, अगर n डायमेंशनल वेक्टर का सेट अगर लिखना है मुझे तो उसे Vn से शो करेंगे, उसे Vn से लिखेंगे, लिखने का तरीका। इसी के साथ साथ इसे हम 1 टपल या फिर 2 टपल अप टू n टपल भी कहते हैं। तो अगर वेक्टर का सेट लिखना रहा मुझे तो इस तरह से लिखेंगे। ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, मेरे पास हमेशा मेरे पास एक वेक्टर का सेट है और एक फील्ड का सेट है, यानी कि एक स्केलर का सेट है। इसमें सारे वेक्टर्स प्रेजेंट रहेंगे, इसमें सारे स्केलर प्रेजेंट रहेंगे। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि वेक्टर स्पेस में हम जनरलाइज करना है, तो जनरलाइज हर वेक्टर को लेके तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। जनरलाइज के लिए हम कुछ वेरिएबल कंसिडर करते हैं, जैसे कि ABCD XYZ एक्सेट्रा। सो इसी तरह से हम वेक्टर के लिए कुछ वेरिएबल को डिफाइन किया है, फील्ड के लिए कुछ, यानी कि स्केलर के लिए कुछ वेरिएबल को डिफाइन किया। वेक्टर के लिए स्मॉल u, स्मॉल v, स्मॉल w, और फील्ड के लिए या फिर स्केलर्स के लिए अल्फ़ा, बीटा और गामा। ये डिफाइन कर दिया कि हमने कि u, v, w अगर होगा तो वो वेक्टर कंसिडर किया जाएगा। अल्फ़ा, बीटा, गामा अगर लिखो कहीं में तो वो एज ए स्केलर की तरह ट्रीट किए जाएंगे। आपको दूसरे लेने हैं तो ले सकते, लेकिन वहाँ बाकायदा मेंशन करना पड़ेगा कि आपने अगर कोई दूसरा वेरिएबल लिया है तो वो लिखना पड़ेगा कि वो एलिमेंट, यानी कि जो लिया है आपने वो वेक्टर है या स्केलर है, वो लिखना पड़ेगा। लिख सकते आप। तो कभी ज़रूरत पड़े कि इससे आगे भी अगर 3 ही वेक्टर का काम ना हो, ज़्यादा वेक्टर चाहिए, तो हम सिंपली u1, u2 या un, उससे v1, v2 अप टू vn, w1, w2 अप टू wn, इससे हम वेक्टर्स बढ़ा सकते हैं। और सेम अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n स्केलर्स भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमने डिफाइन कर दिया कि u, v, w अगर लिखूँगा मैं तो वैसे वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। अल्फ़ा, बीटा, गामा अगर लिखूँगा मैं तो वो स्केलर्स रहेंगे।
तो ये सेकंड पॉइंट है, वो ध्यान रखने वाली बात है, किताब में भी आप इसी तरह से देखोगे। थर्ड पॉइंट है कि वेक्टर में ज़ीरो वेक्टर भी होता है और एक फील्ड में यानी कि स्केलर में भी एक ज़ीरो होता है। तो स्केलर का ज़ीरो तो हम नॉर्मली ऐसे लिखेंगे, तो ये स्केलर में अगर ज़ीरो रहा तो नॉर्मल ज़ीरो लिखेंगे, लेकिन वेक्टर में ज़ीरो नहीं होता, वेक्टर में ज़ीरो वेक्टर होता है। तो अगर वेक्टर में मुझे अगर ज़ीरो वेक्टर को शो करना है तो इसके दो तरीके होते हैं, लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तो पहला तरीका सिंपली ज़ीरो वेक्टर की तरह शो करो, ज़ीरो के ऊपर बार, इन जनरल हम लिखते हैं हमेशा। लेकिन बुक्स में और एक तरीका होता है डार्क सर्कल। तो डार्क सर्कल मतलब बनाया हुआ है, दैट मीन्स ये वेक्टर का ज़ीरो है, और अगर नॉर्मल सर्कल नॉर्मल ज़ीरो बना है तो स्केलर का ज़ीरो है। तो ये डिफरेंस है, आप ये डिफरेंस कंफ्यूज ना हो, इसलिए ज़ीरो वेक्टर किसी तरह से लिखना। लेकिन बुक्स में अगर डार्क सर्कल दिखा रहा, दैट मीन्स इट्स अ वेक्टर का ज़ीरो दिया हुआ है। तो ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या दिया हुआ है, देखो, अगर मेरे पास सेट ऑफ वेक्टर्स रहा, अगर मेरे पास सेट ऑफ वेक्टर्स दिया है और फील्ड के कोई वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो सेट ऑफ वेक्टर दिया हुआ है तो वेक्टर के पास कौन से ऑपरेशंस रहते हैं? वेक्टर के पास रहेंगे दो ऑपरेशंस, एक होता है एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। अब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, है ना, सब्ट्रैक्शन भी तो पॉसिबल है दो वेक्टर का, लेकिन हम सब्ट्रैक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे। अगर मुझे लिखना रहा कि 5, सपोज लिखना रहा कि 2i + 3j माइनस आई कैप प्लस जे कैप, अगर ऐसा लिखना रहा तो इसे मैं एडिशन की टर्म में कैसे लिख सकता हूँ? 2i + 3j प्लस माइनस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप, यानी कि मैंने सब्ट्रैक्शन को यहाँ कंसिडर नहीं किया, सब्ट्रैक्शन को एडिशन के टर्म में लिखा है। इट्स सिंपली लाइक 5 - 2 लिखना हो तो इसे मैं 5 प्लस ऑफ -2 भी लिख सकता हूँ। क्यों? मैंने जस्ट ऑपरेशन कम करना है मुझे, क्योंकि हर सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन को मैं एडिशन के टर्म में लिख सकता हूँ। इसलिए एडिशन और वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन होता है, वेक्टर का डिवीजन पॉसिबल नहीं होता। तो वेक्टर के पास दो ऑपरेशंस रहेंगे हमेशा, वेक्टर सेट के पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। इसे ही हम मैं v प्लस और कॉमा डॉट इस तरह से भी लिख सकता हूँ मैं। फील्ड में सेम टाइप, फील्ड में भी या फिर स्केलर्स में भी, कंफ्यूज मत हो, फील्ड कह रहे हो या स्केलर कह रहे हो, स्केलर में भी दो ऑपरेशन रहेंगे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखो, अगर फील्ड में भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन दोनों पॉसिबल होते हैं, स्केलर्स में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन दोनों पॉसिबल होते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन को मैं एडिशन के टर्म में लिख सकता हूँ। अगर मुझे डिवीजन को लिखना है, यानी कि 5/2 लिखना है, तो इसे मैं 5/2 इससे ऐसे नहीं लिखते हूँ, 5 × 1/2 को तो लिख सकता हूँ। तो डिवीजन को मैं मल्टीप्लाई के टर्म में लिख सकता हूँ। ऑपरेशंस कम हो, आसानी हो, इसलिए ये ऐसा लिखा जाता है। तो फील्ड के पास दो ऑपरेशंस होते हैं, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। सेम टाइप वेक्टर के पास भी एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन, दो ऑपरेशंस होते हैं। तो अभी ध्यान से देखना, मेरे पास अगर दो वेक्टर रहे, दो वेक्टर कंसिडर करता हूँ मैं, u1 और u2 दो वेक्टर कंसिडर करता हूँ, तो u1 का एडिशन कर सकता हूँ मैं u2 के साथ। और अगर दो फील्ड के दो स्केलर्स रहे मेरे पास α1 और α2, तो दो स्केलर का मैं एडिशन कर सकता हूँ α1 और α2। एग्री विद में? पॉसिबल है ना, दो वेक्टर का एडिशन और दो स्केलर का एडिशन कर सकते हैं। लेकिन u1 + α1 कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि u1 एक वेक्टर है, α1 एक स्केलर है। तो वेक्टर और स्केलर का कभी भी एडिशन पॉसिबल नहीं होता है। सेम क्वांटिटी के साथ सेम क्वांटिटी ऐड होगी या सेम क्वांटिटी के साथ सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगी। तो वेक्टर और स्केलर का कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता। कहने का मतलब क्या है, इस सेट में अगर एडिशन किस तरह से काम कर रहा है, इसी सेट के एलिमेंट के साथ मैं ऐड कर सकता हूँ, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। फील्ड के एलिमेंट है, फिर स्केलर में सेम स्केलर के ही सेट के एलिमेंट जो रहेंगे उनके साथ ही मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। दैट मीन्स एडिशन जो है वो एक इंटरनल कंपोजिशन की तरह काम कर रहा है, यानी कि सिर्फ अपने ही सेट में, अपने ही जो सेट रहेगा, तो वेक्टर का सेट रहेगा या फिर फील्ड का सेट रहेगा, स्केलर का सेट रहेगा, उन्हीं में सिर्फ वर्क कर पा रहा है। समझ में आए? तो इसलिए एडिशन ऑपरेशन को वेक्टर स्पेस में इंटरनल कंपोजिशन करके कहा जाता है। तो कहीं लिखा हुआ रहा कि इंटरनल कंपोजिशन दिए, दैट मीन्स सिंपली एडिशन है, वो एडिशन है, एडिशन ऑपरेशन है, वो बताया जा रहा है। उसी तरह से अगर दो वेक्टर दिए मेरे पास u1 और u2, तो u1 × u2 दो वेक्टर का प्रोडक्ट पॉसिबल है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वॉट एवर इट इज़, उससे लेना देना नहीं फिलहाल।
दो अगर अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दो स्केलर्स दिए तो दो स्केलर का भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। और उसी के साथ साथ अल्फ़ा 1 और u1 एक स्केलर दिया रहा और u1 वेक्टर है, तो मैं थोड़ा स्पेसिफिक लिखता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। u1 u2 दो वेक्टर, यानी कि मैं बार नहीं लिख रहा हूँ, वरना u1 u2 वेक्टर्स है, ये इसी पॉइंट में कंसिडर किया था हमने कि u v w स्केल वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा को स्केलर की तरह ट्रीट करेंगे, इसलिए बाहर लिखना स्पेसिफिक नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी लिख रहा हूँ मैं। सो u1 u2 दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट पॉसिबल है, स्केलर रहे दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है, और वेक्टर का और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या है कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट पॉसिबल है, दो स्केलर का प्रोडक्ट पॉसिबल है, और इन दोनों को मिलाकर भी स्केलर और वेक्टर का भी प्रोडक्ट पॉसिबल है। दैट मीन्स अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा 1 डॉट u1 भी पॉसिबल है। तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन, एडिशन को कहेंगे हम इंटरनल कंपोजिशन, बिकॉज वो सिर्फ अपने ही सेट में वर्क कर पा रहा है। दो वेक्टर को ऐड करेंगे, दो वेक्टर को, दो स्केलर को ऐड करेंगे या सेपरेट करेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन दो अलग अलग सेट, यानी कि वेक्टर का सेट है और फील्ड का सेट है, तो इन दोनों को भी हम साथ लेके मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन को फिर डॉट को हम कहते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो ये वर्ड्स आ सकते हैं कहीं, इंटरनल कंपोजिशन मतलब एडिशन है वही कंसिडर करना, एक्सटर्नल कंपोजिशन की बात चल रही है मतलब कि मल्टीप्लिकेशन के बारे में कहा जा रहा है, वो ध्यान में रखने चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए, अगले पॉइंट्स देखते हैं। तो अभी देखते हैं कि फिफ्थ पॉइंट क्या है। तो फिफ्थ पॉइंट ये है कि स्केलर्स होते हैं मेरे पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और वेक्टर्स होते हैं मेरे पास u1 u2, ठीक है। तो जब मैं स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, स्केलर्स और वेक्टर दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो हमेशा स्केलर को पहले लिखेंगे और वेक्टर को बाद में लिखेंगे। यानी कि लिखने का सही तरीका क्या है कि अल्फ़ा 1 डॉट u1 इस तरह से लिखेंगे अगर मुझे स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट लिखना है। तो स्केलर हमेशा पहले, वेक्टर हमेशा बाद में। पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि u1 डॉट अल्फ़ा 1, तो ये गलत तरीका होगा लिखने का। हमेशा स्केलर को पहले लिखेंगे, वेक्टर को बाद में लिखेंगे प्रोडक्ट के वक्त। तो ये था मेरा फिफ्थ पॉइंट याद रखने के लिए। तो इसी तरह से टोटल 5 पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए, बेसिक सी बात है लेकिन पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं वेक्टर स्पेस की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या है कि अ नॉन एम्प्टी सेट V is called vector space when it satisfied फॉलोइंग कंडीशंस, या फिर कह सकते हैं एक्सिम्स। ठीक है, तो वो कंडीशंस क्या क्या है वो देखते हैं। मेरे पास देखो एक वेक्टर v सेट ऑफ वेक्टर्स दिया रहा है, उसके साथ साथ मेरे पास फील्ड के एलिमेंट्स है, या फिर हम स्केलर्स भी कह सकते हैं। तो अब इन दोनों को मिला के वेक्टर स्पेस बनेगा। तो जो v, इसमें कुछ वेक्टर्स रहेंगे, इसमें कुछ स्केलर रहेंगे, वेक्टर के पास दो ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, फील्ड के पास भी दो ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन को इंटरनल कहते हैं कंपोजिशन, मल्टीप्लिकेशन को एक्सटर्नल कंपोजिशन कहते हैं, देखा है हमने। तो अभी वेक्टर स्पेस यानी कि जो सेट ऑफ वेक्टर रहेगा इसे हम v ऑफ f से डिफाइन करते हैं। यानी कि जो सेट ऑफ वेक्टर रहेगा इसमें सारे वेक्टर्स रहेंगे, लेकिन फील्ड का काम क्या है, फील्ड का काम है या फिर स्केलर का काम क्या होता है कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड बढ़ाता है। अगर मेरे पास कोई वेक्टर दिया रहा आई कैप प्लस जे कैप, अगर उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो फील्ड के स्केलर के सारे एलिमेंट का यही काम होता है कि मैग्नीट्यूड बढ़ाए। तो v ऑफ f एक ऐसा सेट ऑफ वेक्टर्स है जिसमें सेम डायमेंशन के सारे वेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। अगर 2 डायमेंशन की बात कर रहे हो तो v2 ऑफ f लिखेंगे, अगर n डायमेंशन की बात कर रहे हो तो vn ऑफ f ऑफ ऐसा सेट ऑफ वेक्टर रहेगा जिसमें सारे वेक्टर n डायमेंशन के हैं। और इन सारे वेक्टर के पास यानी कि जो सेट है इसमें दो ऑपरेशंस रहेंगे, यानी कि v ऑफ f इन जनरल अगर बात कर रहा हूँ तो v ऑफ f इसके पास
एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये दो ऑपरेशंस होंगे वेयर एडिशन इज़ कंसिडर एज अ इंटरनल कंपोजिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज़ कंसिडर एज अ एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो जो ये वी ऑफ एफ जो सेट ऑफ वेक्टर्स रहेगा, इसको मैं वेक्टर स्पेस कब कहूँगा, जब कुछ कंडीशंस सेटिस्फाइड करेंगे। तो वो कंडीशंस क्या क्या है एक एक करके हम देखते। बेसिक्स कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए तभी हम जाके उसे हम वेक्टर स्पेस कहेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन यही है कि जो मेरे पास वी ऑफ एफ रहेगा, तो वी ऑफ एफ जो सेट ऑफ वेक्टर्स रहेगा, इसमें बाइनरी ऑपरेशन एडिशन होना चाहिए, कि बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए वी में। ये तो मेरी फर्स्ट कंडीशन रहेगी, जो कि है वेक्टर में सारा एडिशन कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन रहा तो इसे एडिशन की टर्म में लिख सकता हूँ मैं। तो एडिशन ऑपरेशन वी ऑफ एफ में डिफाइंड है। सेकंड, वी ऑफ एफ में मल्टीप्लिकेशन या फिर डॉट डिफाइन होना चाहिए, ठीक है, ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन कह रहे थे कि वी ऑफ एफ जो सेट ऑफ वेक्टर रहेगा वो एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन। जो वी ऑफ एफ जो सेट ऑफ वेक्टर्स दिया है मेरे पास, वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर द एडिशन। तो अबिलियन ग्रुप के 5 पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है, क्लोजर। अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि u1 u2 u3 कोई मेरे पास रैंडम वेक्टर्स दिए रहे, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि u1 और u2 अगर v ऑफ f में बिलोंग कर रहा है, तो u1 प्लस u2 क्लोजर प्रॉपर्टी u1 प्लस u2 ये भी v ऑफ f में, यानी कि सेट ऑफ वेक्टर, इसी सेट ऑफ वेक्टर में बिलोंग करनी चाहिए। ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है अबिलियन ग्रुप के लिए, एसोसिएटिविटी, यानी कि u1 u2 u3 अगर बिलोंग्स टू v ऑफ f है, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3, ऐसा होना चाहिए। दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी सेट के लिए एडिशन, अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है, 0। अगर ग्रुप की बात करूँ तो 0, लेकिन यहाँ पे जो सेट दिया है मेरे पास वो सेट वेक्टर का है, तो यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 0 वेक्टर होगा। यानी कि अगर u1 बिलोंग्स टू v ऑफ f और 0 वेक्टर भी तो इसी v ऑफ f में प्रेजेंट होगा। तो 0 वेक्टर को अगर मैं u1 प्लस 0 वेक्टर, अगर मैं किसी भी वेक्टर को 0 वेक्टर के साथ अगर ऐड करता हूँ, तो मुझे रिजल्टेंट क्या मिलेगा, वही वेक्टर मिलेगा। यही तो आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन होती है कि किसी भी एलिमेंट को ऐड करने के बाद वही एलिमेंट मिले, तो उस एलिमेंट को हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 वेक्टर, जो कि 0 वेक्टर भी इसी सेट ऑफ वेक्टर में प्रेजेंट होना चाहिए। फोर्थ क्या है, इन्वर्स, यानी कि u1 प्लस u2 करने के बाद मुझे 0 वेक्टर यानी कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो मिलना चाहिए, तब जाके मैं कहूँगा कि u2 u1 का इन्वर्स है। तो ये इन्वर्स की कंडीशन होती है। इन्वर्स एलिमेंट यानी कि जो u2 जो इन्वर्स एलिमेंट है मेरे पास यहाँ पे, वो इन्वर्स एलिमेंट, या फिर जहाँ कह सकते हैं कि वेक्टर, जो इन्वर्स वेक्टर है वो वेक्टर भी इसी सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या होता है कि u1 u2 बिलोंग्स टू v ऑफ f, देन u1 प्लस u2 ये u2 प्लस u1 के ही बराबर हो। तो ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। तो ये 5 प्रॉपर्टी अबिलियन की होती है जो कि सेटिस्फाइड करनी चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि वो v ऑफ f अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस हो गई। फोर्थ कंडीशन होती है कि फोर्थ कंडीशन क्या होती है कि अगर मेरे पास अल्फ़ा कोई स्केलर रहा, तो अल्फ़ा डॉट u1 प्लस u2 ये अल्फ़ा u1 प्लस अल्फ़ा u2 के बराबर हो हमेशा। तो हम कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ये मतलब ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट है कि अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट u, फिर u1 कंसिडर कर लो, इज़ इक्वल टू अल्फ़ा डॉट बीटा u1, वेयर अल्फ़ा बीटा आर दी स्केलर्स जो कि फील्ड के एलिमेंट है, तो वो f से आएंगे, और u1 v ऑफ f
वेक्टर का एलिमेंट है तो वो वी ऑफ एफ से आएगा। तो ये 5th प्रॉपर्टी एंड 6th प्रॉपर्टी है कि किसी भी वेक्टर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँ मैं 1.u1 तो मुझे हमेशा u1 ही मिलेगा, इनकी सेम वेक्टर मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। वेयर 1 फील्ड का एलिमेंट रहेगा और u1 v ऑफ f का एलिमेंट रहेगा। सो इस तरह से अगर कोई मेरे पास v ऑफ f अगर कोई सेट ऑफ वेक्टर दिया रहा, उसको अगर वेक्टर स्पेस कहना है तो उसके लिए ये प्रॉपर्टीज़ या फिर कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वी ऑफ एफ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के अंदर डिफाइन होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के अंदर डिफाइन होना चाहिए। वी ऑफ एफ जो सेट ऑफ वेक्टर रहेगा वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर द एडिशन ऑपरेशन। अबिलियन ग्रुप के लिए कंडीशन से क्लोजर एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी एलिमेंट इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए, कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। और इसके साथ एडिशनल 3 प्रॉपर्टीज़ है या फिर 3 कंडीशन है कि अल्फ़ा डॉट u1 प्लस u2 बिकम इक्वल टू अल्फ़ा u1 प्लस अल्फ़ा u2। ये जो गिवन वेक्टर बनेगा ये भी v ऑफ f में बिलोंग करना चाहिए। अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट u1 b1 और बीटा डॉट u1 वेक्टर इन दोनों के बीच ब्रैकेट है तो वो अल्फ़ा डॉट b ब्रैकेट में और u1 फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। और किसी भी वेक्टर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँ मैं तो मुझे वही वेक्टर मिलना चाहिए। वेयर 1 फील्ड का एलिमेंट रहेगा, स्केलर रहेगा और u1 वेक्टर का जो सेट रहेगा उसमें बिलोंग करेगा। तो ये जब कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी तब जाके मैं कहूँगा कि जो सेट ऑफ वेक्टर्स दिया है मेरे पास वो वेक्टर जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो तब जाके वेक्टर स्पेस बनाएगा। सो ये थी वेक्टर स्पेस की बेसिक डेफिनेशंस। हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स भी देखे जो पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आएगा कि इस वेक्टर के सेट को हम वेक्टर स्पेस कब कहेंगे, और इसी वेक्टर स्पेस में हम आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे। सबस्पेस पढ़ना है, इंटरसेक्शन पढ़ना है, स्पैन और डायमेंशंस वगैरह सारी चीज़ें हम इसी वेक्टर स्पेस के वीडियो लेक्चर के सीरीज़ में हम पढ़ेंगे एक एक करके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।